आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th का साइंस का जो पहला पार्ट है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इस पार्ट को हम लोग पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने जो चैप्टर के सारे पॉइंट्स है, ठीक है, सारे पॉइंट्स का पहले मैंने नोट्स बनाया हुआ है और साथ ही जहाँ पे एमसीक्यू बन सकता है वहाँ पे मैंने एमसीक्यू भी बनाया हुआ है। मैं आपको एक एक करके सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा। आप नोट कॉपी मतलब नोट्स बनाने के लिए पेन पेपर लेके आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। ठीक है, मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करूँगा। आपको बस थोड़ा ध्यान देना है, आपको चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मतलब रिवीजन के लिए आपका बहुत ही बेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो जो आपका जो चैप्टर का जो पहला पॉइंट है वह है रासायनिक समीकरण। ठीक है, हम लोग अपना दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जहाँ पे रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही होती है लेकिन हमें पता नहीं होता है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया के कुछ लक्षण हैं, वो क्या हैं? जैसे जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा क्या होगा, उसमें अवस्था में परिवर्तन होगा। ठीक है, उसमें रंग में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, उसमें से गैस का निकास या उत्सर्जन हो सकता है या फिर तापमान में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ लक्षण हैं आपका रासायनिक अभिक्रिया का। इसमें से किसी भी अभिक्रिया में एक या दो लक्षण, किसी में सारे लक्षण ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी देखिए, जैसे जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। ठीक है, कहने का मतलब जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन का उपस्थिति में क्या करते हैं, जलाते हैं, तो एक नया पदार्थ का निर्माण होता है। उसको बोलते हैं, वो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो इसको हम लोग समीकरण के रूप में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रासायनिक समीकरण है तो हम लोग पहले इसको समीकरण के रूप में लिखने सीखते हैं। ठीक है, तो पहले क्या होता है, ऑक्सीजन है, ठीक है, और उसमें मैग्नीशियम रिबन है। तो मैग्नीशियम को, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन मतलब मैग्नीशियम, ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम को हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या होगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो इसमें अभिक्रिया होता है और अभिक्रिया होकर क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का अभिक्रिया से क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो आपका ये हो गया एक समीकरण। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये समीकरण आपका शब्द के रूप में लिखा हुआ है, यहाँ पे मैग्नीशियम का मैग्नीशियम लिखा हुआ है, शब्द के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन लिखा हुआ है, ये शब्द के रूप में लिखा हुआ है। तो इस समीकरण को, जब समीकरण को इस प्रकार से शब्द के रूप में लिखा जाता है तो उसको बोलते हैं शब्द समीकरण। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शब्द समीकरण। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स आपको समझने के लिए है, वो पहले देखते हैं, उसको क्लियर करते हैं। ठीक है, तो ये आप एक तीर का निशान देख रहे हैं। ठीक है, पहले मैग्नीशियम और ऑक्सीजन था, तीर का निशान है मतलब अभिक्रिया हुआ है, उसके बाद क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। ठीक है, तो इस पार में तीर के लेफ्ट साइड में जो है इसको हम लोग बोलेंगे अभिकारक। ठीक है, मतलब अभिक्रिया से पहले जो पदार्थ हम लोग का रहता है उसको अभिकारक बोलेंगे, और अभिक्रिया के बाद, रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है उसको उत्पाद बोलेंगे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये अभिक्रिया से पहले जो पदार्थ है वो अभिकारक है और अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसको उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, अभी जो आपका तीर है उसका जो बायां साइड में है उसको LHS बोलते हैं, उसका दायां साइड को RHS बोलते हैं, और तीर का जो एरो का निशान है ये आपका जो अभिक्रिया है उसका दिशा को दर्शाता है, मतलब पहले ये था और उसके बाद ये बना है। ठीक है, आप एरो, तीर में एरो का निशान आप इधर नहीं दे सकते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि पहले ये था फिर ये बना है। ठीक है, तो ये था, इसमें कुछ समझने वाली बात। ठीक है, मैंने जो इसका आपका ये है परिभाषा है वो भी लिखा हुआ है यहाँ पे। अभिकारक किसे बोलते हैं, वो पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, ये सब जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए और इनका क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। पहले मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन था, बाद में क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। मतलब ये इस बार में मैग्नीशियम नहीं रह गया, इसका रासायनिक परिवर्तन होकर एक नया पदार्थ बना। ठीक है, तो
वो पदार्थ जो भाग लेते हैं जिनमें क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, इनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो आपको एक यहाँ से आपका एक एमसीक्यू ये हो सकता है, यहाँ पे एक एमसीक्यू हो सकता है कि आपका किस में रासायनिक परिवर्तन होता है, अभिकारक में या उत्पाद में। तो आपका क्या हो जाएगा, अभिकारक होता है जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। तो यहाँ से एक एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, अभी आपका नेक्स्ट क्या है, उत्पाद। ठीक है, उत्पाद क्या है, अभिक्रिया से निर्मित नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। ठीक है, अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड था, ये आपका हो जाएगा उत्पाद। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है रासायनिक समीकरण लिखना। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया था, एक समीकरण देखा था, उसको हम लोग बोल रहे थे शब्द समीकरण। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे शब्द की जगह मैग्नीशियम की जगह मैग्नीशियम का संकेत लिखेंगे, ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन का संकेत लिखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा रासायनिक समीकरण। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। शब्द समीकरण में शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का प्रयोग करके लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे वहाँ पे क्या था, मैग्नीशियम था, तो मैग्नीशियम की जगह हम लोग मैग्नीशियम का संकेत लिखेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन का संकेत लिखेंगे। ठीक है, मैग्नीशियम था प्लस ऑक्सीजन था और बाद में क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो वो हो जाएगा आपका MgO, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे एक नेक्स्ट एक पॉइंट नोट में करने के लिए मैंने क्या लिखा था, रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। ठीक है, कहने का मतलब अगर कहीं पे कोई समीकरण लिखा हुआ है तो वहाँ पे कोई अभिक्रिया हुआ है, उसको वो दर्शाता है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे एक शब्द आता है कंकाली रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो कंकाली रासायनिक समीकरण होता क्या है, जब भी हम लोग रासायनिक समीकरण को लिखते हैं, ठीक है, तो अगर वो असंतुलित है तो उसको बोलेंगे कंकाली रासायनिक समीकरण। आपको बस इतना याद रखना है, यहाँ पे भी एक एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, मतलब कंकाली समीकरण क्या होता है, तो असंतुलित समीकरण जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंकाली समीकरण बोलते हैं। इतना याद रखना कि असंतुलित अगर कोई समीकरण रहेगा तो उसको कंकाली समीकरण बोलेंगे। अब बात आता है कि समीकरण आपका संतुलित है कि असंतुलित है, इसको हम लोग कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपका तीर का निशान है, इसके लेफ्ट साइड में जो तत्व हैं उनके जो परमाणु आपका यहाँ पे आपका जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है, और इस पार में जो आपका एक नया पदार्थ बना है, दोनों साइड में जो तत्व के जो परमाणुओं की संख्या है वो बराबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इधर आपका द्रव्यमान ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे द्रव्यमान क्या रहेगा, कम रहेगा। तो द्रव्यमान क्या रहता है, दोनों साइड में समान रहना चाहिए, जो समान नहीं है। ठीक है, तो ये अभी असंतुलित है। अगर यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 रहता तो क्या होता, ये संतुलित होता। तो अगर कहीं पे अगर कोई रासायनिक समीकरण है और अगर वो संतुलित नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंकाली समीकरण बोलेंगे। ठीक है, इतना याद हो गया। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। ठीक है, हम लोग अभी क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। ठीक है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसीलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। ठीक है, मतलब जहाँ भी रासायनिक अभिक्रिया हुआ, ठीक है, जैसे यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ, आपका ये जो अभिकारक का जो तत्वों का द्रव्यमान है और जो उत्पाद का तत्वों का द्रव्यमान है, ये दोनों बराबर होना चाहिए, क्योंकि जो रासायनिक समीकरण है ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करता है, जो आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता है कि उत्पादों के तत्वों के द्रव्यमान का योग और जो आपका अभिकारकों के तत्वों के द्रव्यमान का योग और उत्पाद के तत्वों के द्रव्यमान का योग क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होना चाहिए। ठीक है, जो यहाँ पे नहीं है तो हम लोग को क्या करना है, उसको हम लोग को क्या संतुलित करने सीखना है। जैसे यहाँ पे एक शब्द समीकरण लिखा हुआ है, जिंक है, जिंक में हम लोग क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया होता है, उसके बाद क्या बनता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनता है। ठीक है, तो ये आप लोग का शब्द समीकरण था, इसको हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो जिंक को Zn, ठीक है, प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का आपका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4,
अभिक्रिया के बाद क्या बना, ZnSO4 प्लस H2 बना। ठीक है, अब हम लोग ये चेक करेंगे कि जो हम लोग का रासायनिक समीकरण है ये संतुलित है या नहीं है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से बॉक्स बना के उसको चेक कर सकते हैं। पहले यहाँ पे तत्व का नाम लिखेंगे और देखेंगे LHS में उसका कितना परमाणु है और RHS में कितना परमाणु है। तो हम लोग का यहाँ पे क्या है, Zn यानी कि जिंक है, जिंक लिखे। ठीक, जिंक का यहाँ पे एक परमाणु है, इधर कोई परमाणु नहीं है, मतलब जिंक LHS में एक है। ठीक है, जिंक RHS में भी एक ही है, तो ये आपका संतुलित है। ठीक है, अभी हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन लिखिए यहाँ पे, हाइड्रोजन का LHS में कितना है, 2 परमाणु है, तो हाइड्रोजन का LHS में 2 परमाणु। RHS में भी हाइड्रोजन का 2 ही परमाणु है, तो RHS में भी हाइड्रोजन का 2 परमाणु यहाँ पे लिखे, मतलब ये भी आपका संतुलित था। ठीक है, फिर आता है आपका सल्फर। सल्फर का एक परमाणु है, यहाँ भी सल्फर का एक परमाणु है, मतलब सल्फर आपका LHS RHS दोनों साइड में एक एक परमाणु है। ठीक है, फिर आता है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का LHS में कितना, 4 परमाणु है, ऑक्सीजन का RHS में भी 4 परमाणु है। ठीक है, मतलब जो भी तत्व थे वो LHS और RHS में समान समान परमाणु में उपस्थित थे। तो ये जो आपका समीकरण था, ये जो आपका रासायनिक समीकरण था, ये आपका बैलेंस्ड है। ठीक है, ये बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड है, मतलब ये क्या है, आपका संतुलित है, ये संतुलित है। ठीक है, अभी एक दूसरा रासायनिक समीकरण देखते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका Fe है, आयरन है, प्लस उसमें हम लोग जल मिलाते हैं, H2O मिलाते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया होकर क्या बनाता है, Fe3O4 प्लस H2 बनाता है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको संतुलित करना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको संतुलित करने के लिए क्या है, यहाँ पे बॉक्स बनाना पड़ेगा। बॉक्स इसलिए क्योंकि आप बॉक्स के अंदर जो आपका तत्व या यौगिक है, आपको उसमें कोई बदलाव नहीं करने हैं। आयरन को आप कुछ नहीं करेंगे, इसके बाहर आप कुछ भी नंबर लिख सकते हैं। आप ये जो H2O आपका ये जो एक यौगिक है, इसमें आप बदलाव नहीं करेंगे, इसके बाहर आप कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए यहाँ पे आयरन का LHS में कितना परमाणु है, एक परमाणु है, लेकिन आयरन का यहाँ पे 3 परमाणु है, तो आप यहाँ पे 3 नहीं लिख सकते, आप बॉक्स के अंदर कुछ नहीं कर सकते, तो आपको 3 कहाँ लिखना पड़ेगा, बाहर लिखना पड़ेगा। ठीक है, बाहर 3 लिखेंगे। अब क्या हो गया कि ये आयरन का 3 परमाणु हो गया, आयरन इस बार में भी पहले से 3 परमाणु था। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन आप देखिए, ऑक्सीजन का यहाँ पे 4 परमाणु है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 परमाणु है, तो आप यहाँ पे 4 नहीं लगा सकते, बाहर भी 4 नहीं लगा सकते, आपको 4 यहाँ लगाना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पे 4 लगा दिए तो ऑक्सीजन 4 हो गया, मतलब ऑक्सीजन आपका बैलेंस हो गया। ठीक है, लेकिन जो आपका हाइड्रोजन था, ये पहले यहाँ पे 2 परमाणु था, अब यहाँ पे 4 लगने से क्या हो गया, ये 8 परमाणु हो गया, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 4 दूनी 8, यानी कि आपका जो हाइड्रोजन था अब 8 परमाणु हो गया। यहाँ पहले से हाइड्रोजन कितना परमाणु है, 2 है, इसको 8 करने के लिए आपको यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, आयरन में इस बार 3 था, यहाँ पे 1 था, तो यहाँ पे 3 से गुना कर दिया। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 था, यहाँ पे 0 था, तो हम 1 था, तो हमने क्या किया, 4 से गुना कर दिया, और 4 से गुना करने से हाइड्रोजन हम लोग का बढ़ के कितना हो गया, 8 हो गया। पहले 2 था, तो इसको हमने इस बार क्या किया, 4 गुना किया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित करते हैं। आपका बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको रासायनिक जो समीकरण है उसको संतुलित करना रहता है, तो आप उसको आसानी से इस प्रकार से संतुलित कर सकते हैं। आप चाहें तो ऐसा एक टेबल बना के तत्व का और LHS RHS में कितने कितने उसके परमाणु हैं, उस हिसाब से भी उसको आप संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्या है, ये जिस विधि से हमने इसको संतुलित किया, ठीक है, जैसे हमने 2 लगाया, 3 लगाया था, जो भी लगाया, तो इस विधि को हम लोग बोलते हैं हीट एंड ट्रायल विधि। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हीट एंड ट्रायल विधि। तो हो सकता है इसमें से एक आपको MCQ पूछ सकता है, इसमें से एक आपको MCQ पूछ सकता है कि हम लोग रासायनिक समीकरण को कौन सा विधि से संतुलित करते हैं, तो उसका नाम होगा हीट एंड ट्रायल विधि। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ठीक है, जब भी हम लोग का कहीं पे भी रासायनिक अभिक्रिया होता है, ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद कुछ नया पदार्थ बनता है, जो भी बनता है उसमें हम लोग को ये पता नहीं रहता है कि जो हम लोग का अभिकारक था और जो उत्पाद था वो क्या था, उसका अवस्था क्या था, या तो वो द्रव था, ठोस था, या गैस था, या एकवश था, मतलब जल मिला हुआ था, क्या था, ये हम लोग को क्लियर नहीं होता है। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रासायनिक समीकरण के साथ साथ हम लोग उसका संकेत भी लिख देते हैं। ठीक है, तो भौतिक अवस्थाओं का संकेत लिखना ये यहाँ पे है। ठीक है, रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए, मतलब
अधिक जानकारीपूर्ण सूचनापूर्ण बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया जब भी होता है तो उसका जो भौतिक अवस्था है, या तो वो ठोस रहेगा, द्रव रहेगा, गैस रहेगा, या एक्वस रहेगा जिसमें जल मिला हुआ रहेगा, जिसको जलीय बोलेंगे, वो हम लोग उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, संकेत को लिखते हैं। तो अगर कहीं किसी का अवस्था का गैस है तो उसको जी लिखेंगे। ठीक है, अगर कोई द्रव है तो उसको एल लिखेंगे, लिक्विड। ठीक है, अगर कोई जलीय है, एक्वस। ठीक है, तो उसको हम लोग ए क्यू लिखेंगे। और अगर कोई ठोस है तो सॉलिड उसको बोलते हैं इंग्लिश में, अगर है तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे नोट मैंने क्या लिखा हुआ है, अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तब उसको हम लोग एक्वस लिखते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी अभिकारक है या उत्पाद है, जब वो पानी में मिला हुआ रहेगा, जल में मिला हुआ रहेगा, उसमें घोल के रूप में उपस्थित रहेगा, तो उसको हम लोग ए क्यू, एक्वस लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो हमने अभी थोड़ा देर पहले जो समीकरण देखा था उसको देखिए। यहाँ पे आयरन जो है ये सॉलिड है, तो इसका हमने संकेत लिखा एस, मतलब ये सॉलिड है। ठीक है, H2O जल का ये सूत्र है H2O, लेकिन जल इस समीकरण में आपका गैस यानी कि भाप के रूप में यूज हो रहा है। यहाँ पे भाप लिखा हुआ है, ये भाप के रूप में यूज हो रहा है, इसके लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये जी है। मतलब आयरन के साथ आपका पानी गैस के रूप में जब मिल जाता है तो ये आपका आयरन ऑक्साइड है ना, फेरस ऑक्साइड, और इसमें हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, मतलब ये सॉलिड है, ये गैस है, ये सॉलिड है और ये भी गैस है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, उसका संकेत लिखते हैं। साथ ही कभी कभी अभिक्रिया को की परिस्थितियाँ जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। ठीक है, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, किस कंडीशन में वो आपका रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, ठीक है, उसमें तापमान कितना था, उसका दाब कितना था, या उसमें कोई उत्प्रेरक मिलाया गया नहीं मिलाया गया, उन सब चीज़ों को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे हम लोग लिखते हैं। जैसे ये CO है, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये गैस है। ठीक है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको जब इसमें ये जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है, H2 है, जब ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो ये CH3OH एक लिक्विड बनाता है। ठीक है, कब, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM आपका प्रेशर का एक यूनिट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि आपका दाब का एक यूनिट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ATM को एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, मतलब ये 340 दाब में, ठीक है, आपका जब ये अभिक्रिया होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का और हाइड्रोजन गैस का 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दाब में जब इसका अभिक्रिया होता है तो क्या बनता है, CH3OH नाम का एक आपका एक लिक्विड बनता है। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे आपका CO2 है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। CO2 जब आपका क्या करता है, एक्वस है, ये जल में मिला हुआ है। जब आपका CO2, जब आपका H2O, जब जल से, ये लिक्विड है, जब आपका CO2 और H2O जब मिलते हैं, कब, उसमें सूर्य का प्रकाश शामिल रहेगा और क्लोरोफिल रहेगा, तो क्या बनता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज है। ठीक है, यहाँ पे भी एक MCQ बन सकता है आपका, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है करके, C6H12O6, ये एक्वस बनता है और आप में साथ में ऑक्सीजन गैस भी निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपका सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल आपका उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आपका C6H12O6 होता है। ठीक है, यहाँ से आपका एक MCQ क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या है, कुछ क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, आप अगर ये देखेंगे, क्या बोलते हैं, आपका बुक देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन रहेगा, जैसे वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन में क्या रहता है, आपका ऑक्साइड का लेयर ऊपर में रहता है। ठीक है, तो उसको हम लोग साफ करने के लिए वायु में जलाने से पहले क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर में जो ऑक्साइड का जो लेयर रहता है उसको साफ किया जा सके, तो इसको आप आसानी से अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। आपके क्या है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन है ना, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, और उससे क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। तो हाइड्रोजन का H है, ठीक है, क्लोरीन का Cl है, और इससे क्या बोल रहा है, HCl बन रहा है। ठीक है, अगर मान लेते हैं क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन गैस नहीं लिखा है, हाइड्रोजन और क्लोरीन HCl से HCl बन रहा है। आपका H यहाँ पे भी एक परमाणु, यहाँ पे भी एक परमाणु, क्लोरीन का एक परमाणु, क्लोरीन का एक परमाणु, तो ये बैलेंस नहीं है, तो पहले से बैलेंस है तो इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग का इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो यहाँ पे देखिए। ठीक है, अभी जो दूसरा क्वेश्चन है
वो यहाँ पे है। क्या है? बेरियम क्लोराइड में जब हम लोग एल्यूमिनियम सल्फेट मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है। तो बेरियम क्लोराइड का आपका फॉर्मूला होगा BaCl प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट का होगा Al2SO4 ठीक है। और इससे जब अभिक्रिया होता है तो क्या बनता है? Ba2SO4 मतलब बेरियम सल्फेट बनता है प्लस AlCl3 बनता है। अभी इसको हमने क्या किया है, मैंने इसको आपका संतुलित करके दिखाया हुआ है। बेरियम का यहाँ पे यहाँ पे क्लोरीन का आपका यहाँ पे Cl3 था, क्लोरीन 3 था। तो क्लोरीन को 3 करने के लिए हमने क्या किया था, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग का Al2 था। सबसे पहले ऑक्सीजन को यहाँ पे हमने किया हुआ था, ठीक है। मैक्सिमम ऑक्सीजन का 4 या 12 था, ऑक्सीजन इस बार में 12 था। तो ऑक्सीजन को 12 करने के लिए जो यहाँ पहले 4 था उसको 12 करने के लिए यहाँ पे 3 लगाया, ठीक है। ऑक्सीजन को सबसे पहले हमने यहाँ बैलेंस किया, ऑक्सीजन 4 या 12 था तो ऑक्सीजन को 4 था उसको 12 करने के लिए 3 लगाया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन जैसे यहाँ पे हम 3 लगाए क्या हो गया? बेरियम 6 हो गया। पहले बेरियम 2 था, अब बेरियम 6 हो गया। बेरियम को 6 करने के लिए यहाँ पे 6 लगाया, जब यहाँ पे 6 लगाया तो क्लोरीन 6 हो गया। क्लोरीन को यहाँ पे जो Cl3 इसको 6 करने के लिए यहाँ पे 2 लगाया ताकि 2 या 6 हो जाए। फिर एल्यूमिनियम आपका 2 हो गया। तो सॉरी, एल्यूमिनियम पहले से यहाँ पे 2 था, सल्फर पहले से यहाँ पे 3 था, जो आपका यहाँ पे 3 हो गया। तो ये आपका ये क्या हो गया? आपका बैलेंस हो गया। हमने क्या किया, यहाँ पे 6 लगाया और यहाँ पे 3 लगाया और यहाँ पे 2 लगाया, तो ये आपका क्या हो गया? संतुलित हो गया। उसी प्रकार से सोडियम प्लस जल, सोडियम का Na होता है, जल का H2O होता है। फिर क्या बना? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन H2 बना, ठीक है। अभी इस पे क्या है आपका क्या है, ये देखिए। सोडियम का पहले यहाँ पे आपका सॉरी, यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या था? हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 3 था। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 था। तो इसको हम लोग बैलेंस करने के लिए क्या किया? पहले यहाँ पे 2 लगाया, जैसे यहाँ पे 2 लगाया आपका हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे 2 4 हो गया। उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दिया, तो 2 लगाने से 4 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन 2 हो गया। तो ऑक्सीजन को 2 करने के लिए हमने क्या किया? यहाँ पे 2 लगा दिया। तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन सोडियम आपका 2 हो गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमने 2 लगाया, ठीक है। मतलब यहाँ पे सोडियम से आगे 2, इससे आगे 2 और यहाँ पे आगे 2 लगाने से हम लोग का क्या हो गया? ये आपका बैलेंस हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे आपका और 2 क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका इसमें क्या बोल रहा है? निम्न अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेत के साथ साथ संतुलित समीकरण लिखिए। मतलब इसमें अवस्था को भी लिखना है कि वो आपका लिक्विड है, गैस है, या आपका एक्वस या सॉलिड है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है? इसका जो रासायनिक समीकरण है वो लिखना है। आप इसको कर सकते हैं, आप इसको कर लेंगे, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट ये है, आपका जो टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अभी हम लोग चाहें तो इसका एक अलग वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसका एक दूसरा पार्ट 2 आपको बना के अपलोड करके दूंगा, क्योंकि ये एक वीडियो आपका 23 मिनट का हो रहा है। तो अभी मैं क्या करूँगा, एक इसका दूसरा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी ये चैप्टर आधा हुआ है। अभी इसको आगे बनाऊंगा तो ये आपका आधा 1 घंटा करीब या फिर आधा घंटा से ऊपर का हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसका रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार और आगे का जो भी आपका बचा हुआ है इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूँगा, ठीक है। थैंक यू।